आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस में। एनटीपीसी का एग्ज़ाम आपका 7 अगस्त से आरंभ है। उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं, जिनमें सबसे पहले आप लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन देख लेंगे। उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, फिर मैथ के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आप इन सभी के सभी क्वेश्चंस को तैयार करिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। ये पहली क्लास है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन वालों के लिए। और अब साथियों यहाँ से आपकी तैयारी शून्य से स्टार्ट करेंगे और शिखर तक आपको पहुँचाएंगे। अगर आप साथियों एग्ज़ाम तक इन वीडियोस को देखते हैं तो आपकी तैयारी इतनी पुख्ता, इतनी मजबूत हो जाएगी कि ये जो एग्ज़ाम है आप क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर साथियों पहला क्वेश्चन आपके सामने, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो शुक्र ग्रह आपको बता देना है, सबसे चमकीला ग्रह कहलाता है। एलिफेंटा की गुफाओं की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर हैं, आप लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र में है एलिफेंटा की गुफाएं। उसके बाद भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो ये आपका ट्रॉम्बे में स्थित है। ट्रॉम्बे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है, तो ये संसद करती है, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री। अगर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संसद के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है, ये बात करेक्ट है। उसके बाद गोलकुंडा ये कहाँ पर स्थित है, ये मिर्जापुर में स्थित है, ये आपका बीजापुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूध का दही में परिवर्तन ये आपका जीवाणु द्वारा होता है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाता है, जीवाणु के द्वारा दूध का दही में परिवर्तन। सौर ऊर्जा का स्रोत की अगर मैं बात करूं तो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय संलयन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का। उसके बाद भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर इनमें से कौन सा है, तो कौन सा है, कंचनजंगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और ये कहाँ पर स्थित है, नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ है, ये आपको भी मालूम होना चाहिए, कांचीपुरम आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पल्लव राजाओं की राजधानी। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, मेमोरी, कीबोर्ड, सीपीयू। अगर आपका राइट आंसर सीपीयू है तो कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए, कमेंट सेक्शन में टाइप करिए सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद देखिए मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, तो ये अधिकार संसद को होता है कि वो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सके। उत्तराखंड का बद्रीनाथ मंदिर ये किस नदी के किनारे स्थित है, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है उत्तराखंड का बद्रीनाथ मंदिर। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है, तो राज्यपाल आपको बता देना है। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासन को हराया था, तो आपको यहाँ पर सेल्यूकस याद रखना है, सेल्यूकस को ही हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद क्लोरोफिल में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो जब बात आती है यहाँ पर मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा पोषक तत्व, तो मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पर। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, मुझे बताइए। तो क्या आपका जवाब 4 डिग्री सेल्सियस है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, जिला पंचायत का सदस्य बनने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर कम से कम 21 वर्ष बताई गई है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी कौन होता है, तो यहाँ पर प्रधान अधिकारी आपसे पूछे जा रहे हैं, तो डीजीपी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, पुलिस विभाग के प्रधान अधिकारी। उसके बाद भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, यूपी के लखनऊ में स्थित है, ये बात आपको लर्न करके रखना है, इंपॉर्ट। रेड स्क्वायर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो ये आपको मास्को बता देना है। अभी यहाँ पर हम रीजनिंग के क्वेश्चन और मैथ के
क्वेश्चन देखेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। पहले 50 क्वेश्चन करंट अफेयर जीके जीएस के, उसके बाद रीजनिंग के, फिर मैथ के। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत अभी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में एक जय हिंद का नारा लगा दीजिए, यानी कि जय हिंद लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो रेड स्क्वायर अगर आपसे पूछा दे तो आपको बता देना है तो मॉस्को में स्थित है। मॉस्को आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो ये आपका टोक्यो में स्थित है, ये नहीं आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी की जब बात की जाए न्यूयॉर्क में स्थित है। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसके शासनकाल में हुई थी? तो क्या ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी? बिल्कुल राइट आंसर आपका लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले जनगणना वो 1872 में की गई थी, लेकिन नियमित रूप से ये जनगणना शुरू जो हुई थी वो 1881 में सभी क्षेत्रों में, लेकिन इस वर्ष जो सभी क्षेत्रों में नहीं पॉसिबल हो पाई। खट्टे फल कौन से विटामिन का स्रोत होते हैं? तो खट्टे फलों से विटामिन सी हमें प्राप्त होती है, जैसे आंवला, संतरा, नींबू हो गया। यहाँ पर हमें साथियों विटामिन सी प्राप्त होती है इन सारी चीजों से। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना क्या 24 कैरेट का होता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया था? तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका। लॉर्ड कॉर्नवालिस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि स्थायी बंदोबस्त आरंभ हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो आपको लर्न करके रखना है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहां पर कह रहा है किस मुगल शासन के कार्यकाल में चित्रकला अपने चरम पर थी? तो किस, यानी कि चित्रकला का सबसे ज्यादा जो जोरों शोरों से जो हुआ था वो जहांगीर के समय में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला देखिए, जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य कौन सा है? तो जीएसटी बिल सबसे पहले ये आपको याद रखना असम में पारित हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना कब की? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखना 2004 में मार्क जुकरबर्ग के द्वारा फेसबुक की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला किस स्टेडियम में आयोजित हुआ? तो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित हुआ। करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग याद रखिएगा जो मैंने बताया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में विजेता टीम को कितनी राशि दी जाएगी? तो ये आप लोग याद रखेंगे 20.8 करोड़, यानी कि लगभग 21 करोड़ के आसपास राशि दी जाएगी आईसीसी चैंपियंस 2025 विजेता टीम को। उसके बाद कह रहा हाल ही में पहली वाइन उत्पादन इकाई कहाँ स्टार्ट की गई है? तो ये उत्तराखंड में स्टार्ट हुई है पहली वाइन उत्पादन इकाई। अगला क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया है? तो और कहीं नहीं हो सकता, ये नासा वालों ने किया है। नासा आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो ये बिहार राज्य की अगर मैं बात करूं तो बिहार राज्य महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन, आईसीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी पर मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया है? तो यहां पर विराट कोहली पर 20% का जुर्माना लगाया है आईसीसी ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलनशिप चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मेवान ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद मनिका जैन को किस देश का भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इनको कहां पर भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? मालडोवा। मनिका जैन इनका नाम है और इनको भारत देश का राजदूत नियुक्त किया गया है मालडोवा में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हॉकी इंडिया लीग कहाँ स्टार्ट हुई है? हॉकी इंडिया लीग ये आपका उड़ीसा में स्टार्ट हुई है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 38वीं राष्ट्रीय खेलों की मशाल रैली कहाँ से स्टार्ट की जाएगी? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, आपको
जो कि आप लोग फटाफट मुझे बताइए आंसर। अगर आपका यहाँ पर हल्द्वानी है तो करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद यहाँ से आपके सामने अब रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो इन सभी के सभी रीजनिंग के सवालों को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग तैयार करिए। कह रहा है सीई है, यानी कि यहाँ पर रिप्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए। C3 पर, E5 पर, G7 पर, I9 पर, K11 पर, M13 पर, O15 पर और Q आपका 17 पर आता है। आपको बताना यहाँ पर कौन से दो नंबर आएंगे। 3 से 7 हुआ, मैं कहूंगा 4 बढ़ा, 4 फिर बढ़ाया गया है 11, 11 में फिर 4 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 19, यानी कि आपका 19 ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ आपका सी में है। E5 पर, I9 पर, फिर 4 4 का गैप हुआ, उसमें भी 4 बढ़ाएंगे तो 21, 21 पर हमारा यू होता है। यानी SU कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी वाले में है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है 121 है, उसके बाद 253 है, 374, 495। आपको बताना यहाँ पर कौन सा नंबर आ जाएगा, फटाफट बताइए। 121 11 का स्क्वायर होता है तो क्या 12 का स्क्वायर यानी 144 बहुत ज्यादा है। ये स्क्वायर वाला मैटर तो दिख नहीं रहा। अगर हम लोग एक चीज देखें कि एक और एक को जोड़े तो यहाँ पर 2 नंबर मिल जाता है, 2 और 3 को जोड़ देते हैं तो 5 नंबर मिल जाता है, 3 और 4 7 हो जाता है, 4 और 5 9 हो जाता है। यानी एक ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिनके आजू बाजू वाले नंबर को जोड़ने पर बीच वाला नंबर मिलेगा। 3 5 2 नहीं होता, 6 5 11 नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही है। 5 और 6 ये आपका 2 और 5 7 होते। मैं कहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ है करेक्ट। उसके बाद देखिए सहमत का संबंध समझौते से है, तो असहमति का संबंध किससे होगा? देखिए सहमति अगर होगी तो समझौता हो जाएगा, और लेकिन अगर असहमति होगी तो यहाँ पर विरोध ही होगा, तो विरोध के अलावा और कुछ होगा नहीं, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में JOURNAL को MRXUQDO लिखा जाता है तो ट्रेनिंग को क्या लिखा जाएगा? तो जे की अगर बात करें तो आपको प्लेस वैल्यू आना होना चाहिए J10 पर, O15 पर, U21 पर, 18 पर, N14 पर, A1 पर और L12 पर। उसी प्रकार यहाँ पर जो यहाँ पर इसको लिखते हैं M13 पर होता है, और ये R18 पर हो जाता है, X24 पर हो जाता है, U21 पर, Q आपका 17 पर, D4 पर, O15 पर। तो यहाँ पर अब 10 है और यहाँ पर अब 13 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 18 है। आपको ये लग रहा है कि सब में 3 बढ़ रहा है, 21 में 3 बढ़ाएंगे 24 हो जाएगा, 18 में 3 बढ़ाएंगे 21 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो लॉजिक लगना चाहिए वो यहाँ पर जो T20 पर होता है, इसमें 3 बढ़ाओगे तो W, R18 पर 3 बढ़ाओगे 21, ये 21 पर होता है, तो WU यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये 1 पर होता है यानी D हो जाएगा। WUD आपका ऑप्शन नंबर बी वाले में है, तो इन सब में 3 3 बढ़ेगा। G में 3 बढ़ाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कुल मिला के जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोग देखिए, कह रहा है क्वेश्चन, यदि इन क्वेश्चंस को आप लोग देखिए और मुझे बताइए कमेंट करके आंसर। यदि प्लस का अर्थ यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्लस की अगर मैं बात करूँ, प्लस का अर्थ यहाँ पर माइनस है, माइनस जहां पर है वहां पर गुणा लिख देना है, जहां पर गुणा है वहां पर भाग कर देना है, और जहां पर भाग है वहां पर आपको प्लस कर देना है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। नंबर क्या है? 30 है, 5 है और यहाँ पर फिर 5 है, फिर 5 है, 4 बार 5 आया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, गुणा है, गुणा की जगह पर हमें भाग लिखना, तो हमें भाग यहाँ पर कर देना है। भाग है, भाग की जगह पर प्लस लिखना है, माइनस है, माइनस की जगह पर गुणा और प्लस की जगह पर माइनस। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है। देखिए जरा, 30 की भाग 5 से करेंगे तो कि 5 कम 5, 5 छक्का 30, यानी इस पूरे की जगह पर 6 आ जाएगा। 5 5 25 यानी कि -5, और 25 में से 5 जाएगा 20 बचेगा, और 20 और 6 यानी कि 26 आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाना चाहिए। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, ये क्वेश्चन रिपीट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए और आपका जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन में। देखिए इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है
अब आपका जूम हो चुका है। यहाँ पर जो सवाल आखिर आपसे पूछा जा रहा है, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए, कह रहा है नीचे एक के पास में चार प्रारूपों को दर्शाया गया है, यानी ये एक ही पासा है, बस उलट पुलट को आपको दिखाया जा रहा है। पासे के लाल रंग वाले विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा? लाल रंग ये आपका एक यहाँ पर दिख रहा है और उसके बगल में एक लाल रंग दिख रहा है और लाल रंग कहीं पर नहीं है। तो लाल रंग के विपरीत पर आपको बताना है, यानी कि लाल इधर लाल है तो इसके इधर को बताना है कौन सा रंग आएगा। चलिए, अच्छा एक काम आप लोग करिए, यानी बैंगनी यहाँ पर है, नारंगी यहाँ पर, उसी प्रकार बैंगनी यहाँ पर है, नारंगी यहाँ पर है, यानी कि लाल का विपरीत वो आपका जामुनी हो जाएगा। जामुनी आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। और कहीं पर, अच्छा यहाँ पर भी लाल है, नीला और हरा है, नीला और हरा यहाँ पर भी है। मैं कहूंगा लाल का विपरीत यहाँ पर जामुनी, यानी इधर से देखो चाहे उधर से देखो, लाल का विपरीत जामुनी ही आ रहा। जामुनी ऑप्शन नंबर डी में है, डी वाला आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे कहा जा रहा है, सीता को याद है कि वो अपने भाई से शनिवार को मिली, जो कि किसी विशेष माह की 20 तारीख के बाद था। यानी कि अपने भाई से शनिवार को मिली थी, और जो शनिवार 20 तारीख के बाद है वो 21 को भी हो सकता है, 22 को भी हो सकता है, 23 को भी हो सकता है, 24 को भी हो सकता है। यदि इस माह की पहली तारीख मंगलवार है, पहली तारीख को कौन सा दिन है? मंगलवार है। तो सीता किस तारीख को अपने भाई से मिली थी? शनिवार को मिली होगी। अगर मैं बात करूं, अगर 1 तारीख को मंगलवार है तो 8 तारीख को भी मंगलवार ही होगा, उसके बाद 15 तारीख को, उसके बाद मंगलवार होगा, और 22 तारीख को भी मंगलवार होगा। वो 20 तारीख के बाद आपको ये बताना है 20 तारीख के बाद शनिवार है कब। तो अगर 22 को मंगलवार है, 23 को क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा, 24 को क्या हो जाएगा? यहाँ पर गुरुवार हो जाएगा, और 25 को यहाँ पर क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा, और 26 को यहाँ पर आपका शनिवार हो जाएगा। तो 26 को यहाँ पर शनिवार हो जाएगा, यानी कि मैं कहूंगा सीता को याद है कि वो अपने भाई को से शनिवार को मिली थी, जो कि किसी माह की विशेष तारीख के बात है, शनिवार 26 तारीख को। यदि उस माह की पहली तारीख मंगलवार थी तो सीता किस तारीख को अपने भाई से मिली थी? तो ये आपको 26 तारीख को अपने भाई से मिली थी। 26 तारीख ऑप्शन नंबर डी वाले में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रेरणा सुधीर की बहू और विभोर की भाभी है। यहाँ पर जैसा जैसा आपसे कहा जा रहा है वैसा वैसा करते जाइए। सुधीर की बहू यानी सुधीर का कोई बेटा होगा, यानी कि यहाँ पर सुधीर का कोई बेटा होगा, और उस बेटे की पत्नी का नाम क्या होगा? प्रेरणा। तभी तो यहाँ पर जो कहा गया है कि सुधीर की बहू है प्रेरणा, सुधीर की बहू प्रेरणा हो गई, और विभोर की भाभी यानी कि विभोर की भाभी प्रेरणा है। मैं कहूंगा विभोर प्रेरणा के पति के भाई, जिसका नाम होगा यहाँ पर विभोर, तभी तो विभोर की भाभी हो पाएंगी प्रेरणा। यानी आकाश सुधीर का पुत्र है, आकाश सुधीर का पुत्र है, तो ये आकाश हो गए, यानी आकाश की पत्नी है प्रेरणा, आकाश का भाई है विभोर, और इनके सुधीर यानी आकाश सुधीर का पुत्र है, और विभोर का अकेला भाई कौन है? यानी इन दोनों के अलावा कोई भाई नहीं। प्रेरणा और आकाश के बीच संबंध बताना है। संबंध ये पति पत्नी है का है, पति पत्नी ऑप्शन नंबर डी वाले में लिखा है। तो ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है NEEMUKPIC, इसका अर्थ होता है ग्रेव एंड कंसर्न, यानी नी का अर्थ ग्रेव, और नी का अर्थ ग्रेव भी हो सकता है, और एंड और कंसर्न भी हो सकता है। एलडिक्सो का मतलब एवरीबॉडी एल्स, ट्यूर मूर्खसो का बॉडी एंड साउल। तो एवरी कंसर्न का आपको मतलब बताना है, इसमें से क्या होगा? एवरी का और यहाँ पर आपको कंसर्न का मतलब बताना है। चलिए, अगर यहाँ पर एवरी की मैं बात करूं तो एवरी आपका कहाँ पर है? एवरी तो हमें मिल नहीं रहा, लेकिन कंसर्न मिल गया है। कंसर्न का जो कोड होता है वो इसमें इसमें यानी कि नी और म्यूक में से हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी आपको बताता हूँ बहुत ही इजी मेथड से। एक काम करिए, कंसर्न का कोड आप लोग सर्च कर लीजिए, इसमें कहीं और दिख रहा है क्या? एवरीबॉडी एल्स है नहीं है, और एवरी का यहाँ पर देख लेते हैं। एवरी का ये आपका हो जाएगा, अगर एवरी कहाँ पर लिखा हुआ है? एवरी आपका ये लिखा हुआ है, यानी एवरी का कोड इल्डिक्सो भी हो सकता है। और अब कहीं और देखिए एवरी लिखा है, तभी आपका आ जाएगा। बॉडी एंड साउल तो लिखा नहीं, यानी कि हमें एवरी का अगर कोड जानना होता तो कहीं 2 बार लिखा होता, बट लिखा नहीं। कंसर्न का भी कोड 2 बार लिखा होना चाहिए, बट नहीं लिखा हुआ है। लेकिन हमारा आंसर यहाँ पर ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि जानकारी अधूरी है। जानकारी अधूरी है तो हम
लोग आंसर नहीं निकाल सकते हैं। बादल को सफेद कहा जाए, सफेद को वर्षा कहा जाए, वर्षा को हरा कहा जाए, हरे को हवा कहा जाए, हवे को नीला कहा जाए और नीले को जल कहा जाए, तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे? तो पक्षी कहाँ पर उड़ेंगे ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो पक्षी कहाँ पर उड़ेंगे? मैं कहूँ आसमान में पक्षी उड़ते हैं। कहाँ पर? आसमान कह लो, या आसमान नहीं है तो हवा कह लो, पक्षी हवा में उड़ते हैं। और यहाँ पर हवा को नीला कहा गया, यानी कि नीला आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है आपका मुंह दक्षिण पश्चिम की दिशा में है। और अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका पूरब और ये आपका पश्चिम और ये उत्तर और ये आपका दक्षिण। यानी आपका मुंह दक्षिण पश्चिम की दिशा में है, आप यहाँ पर खड़े हैं और आपका मुंह इस दिशा में है, आप इधर खड़े हैं, इस दिशा में मुख है दक्षिण पश्चिम में। यदि आप 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाते हैं, 135 डिग्री का पता है क्या? एक तो 90 डिग्री मुड़ना है और एक 35 डिग्री। अगर 90 डिग्री मुड़ोगे तो आपका मुंह इधर से इधर की तरफ हो जाएगा। अगर आप 90 और 45, यहाँ पर 90 और 45, अगर 90 मुड़ गए और यहाँ पर 45 मुड़ेंगे तो आपका मुंह इधर की तरफ हो जाएगा। तो आप इस दिशा में है, यानी ये दिशा आपको बताना है। ये दिशा आपकी पूर्व है। पूर्व आपकी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार बताना है। सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा? तो यहाँ पर आप लोग देखिए, सब में लिखा हुआ है FA, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये वाला सबसे पहले आ जाएगा, 2 नंबर वाला, क्योंकि A लेटर में पहले आता है। उसके बाद FI या L, तो I पहले आता है, L 12 पे आता है, लेकिन उससे पहले आपका ये आपका 4 आ जाएगा। उसके बाद देखिए FR, यानी कि ये आपका किस पे? I आएगा, यानी I आपका ये, फिर उसके बाद 3 और ये 5, यानी कि 24 135 आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है और ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। कथन आपके सामने, निष्कर्ष आपके सामने। सभी अमेरिकन अंग्रेजी बोलने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सभी अमेरिकन अंग्रेजी बोलने वाले हैं, कोई एस्किमो अमेरिकन नहीं है, यानी कि कोई अंग्रेजी नहीं बोलता है। ये अमेरिकन मान लेते हैं गोले के अंदर, और ये अंग्रेजी बोलने वाले हैं। सभी अमेरिकन अंग्रेजी बोलने वाले हैं और कोई एक्सकिमो अंग्रेजी नहीं बोलता है। तो यहाँ पर अगर बात करें, कोई एक्सकिमो ये अलग हो जाएगा। कोई एक्सकिमो अंग्रेजी नहीं बोलता है, ठीक है। अब निष्कर्ष को देखिए, कोई एस्किमो अमेरिकन नहीं है, बिल्कुल। तो ये आपका कोई एस्किमो अमेरिकन भी नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल सही है। कोई अंग्रेजी बोलने वाला एक्सकिमो नहीं है, एक्सकिमो नहीं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दोनों सही हो जाएंगे, ऐसा आपका कहां पर? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, दोनों बिल्कुल सही हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन की अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 9वें अक्षर और बाईं ओर से छठे अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा, ये बात आप लोग बताइए। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से, यानी कि जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे कि मैं आपको लिख कर बता देता हूं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, यानी कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? बाईं ओर से, यानी इधर से 9वें अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गए, और बाईं ओर से छठा अक्षर 1 2 3 4 5 6 6 यहाँ पर हो गया। तो इनके बीच में कौन सा अक्षर पड़ेगा? यानी कि यहाँ पर 3 कट करे, 3 इधर से कट करिए, फिर आप 3 इधर से कट करिए या 2 इधर से कट करिए, और यहाँ से आप लोग 2 इधर से कट कर दीजिए, बचा क्या? L, यानी कि बीच में L अक्षर होगा। L आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नीचे दिए गए रेखा चित्र में कुल कितने चतुर्भुज हैं? आपको कितने चतुर्भुज हैं ये बताना है। 4 भुजाओं वाले को चतुर्भुज कहा जाता है, यानी एक ये 4 भुजाओं वाला है ना, तो ये एक चतुर्भुज, और ये आपका दूसरा चतुर्भुज,
और ये आपका यहाँ पर तीसरा चतुर्भुज, और ये आपका बचेगा एक चौथा चतुर्भुज, यानी कि 4 चतुर्भुज ये हो गए। अब एक चतुर्भुज आपका ये हो गया, दूसरा चतुर्भुज आपका ये हो गया, तो ये आपका कितने चतुर्भुज हो गए? 2। आप जब और जोड़ोगे तो यहाँ पर इधर भी 2 हो जाएंगे, तो एक ये आपका हो गया और ये किए 2, ये किए बड़ा वाला, इसको देख लेंगे। तो कुल मिलाकर के टोटल कितने चतुर्भुज? ये तो आपके 9 चतुर्भुज, 9 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भिन्न। अब आप लोग यहाँ पर मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। भिन्न है एक सही 1/5 तथा इसके व्युत्क्रम के मध्य आपको अंतर बताना है। ये लिखा हुआ 1 सही 1/5, इस प्रकार से कुछ लिखा गया है। तो अगर हम साथियों इसको सॉल्व करें तो 5 एकम 5 और ये 6 और ये 6/5 यहाँ पर आएगा। अच्छा, व्युत्क्रम का मतलब पता है क्या होता है? को मान लीजिए कोई संख्या लिखी है 6/5, इसका अगर व्युत्क्रम निकालें तो y/x हो जाएगा, यानी कि उल्टा पलटी। तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 6/5 है तो 5/6 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसका और इसके व्युत्क्रम का अंतर बताना है। अंतर हमने किया तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 6/5 में से माइनस करना है 5/6, तो 6 36 और ये 5 25 या 6 30 हो जाएगा। तो 36 में से 25 जाएगा, 11/30 बचेगा, और 11/30 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी वाले में है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्वेश्चन को और बताइए कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। मेरा साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर बताइए, यानी कि दर आपको बताना है इसमें कि कोई धनराशि 10%, समय कितना है? 10 वर्ष है। कोई धनराशि स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, यानी कि अभी मूलधन कितना है? मान लीजिए x है, फिर वो कितना हो जाएगा? ये आपका डबल हो जाएगा 2x। तो साधारण ब्याज की अगर बात करें तो साधारण ब्याज इन दोनों का डिफरेंस, तो 2x में से 1x जाएगा तो x बचेगा। तो इसमें r बताना है, दर बराबर आपका साधारण ब्याज गुणा 100/r तो हो गया, और p इंटू टी। इसको आपको एक बार कैलकुलेट करके मुझे बताना है। साधारण ब्याज x है तो x गुणा 100 आ गया। p की अगर बात करें तो x है और t कितना है? यहाँ पर 10%, इससे ये कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0, यानी r बराबर आपका 10% बचा, यानी कि दर आपकी यहाँ पर 10% निकलेगी। आंसर आपका सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे कह रहा है 64/125 का घनमूल बताइए, यानी कि ये किसका एक तरीके से घन है? मैं कहूंगा आपका 8 का घन है। 8 × 64, ये तो 8 का स्क्वायर है, वर्ग है ये तो ना 8 का। ये आपका 4 का, यानी कि 4 की घात 3 और 5 की घात 3, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, 5 25 25 25 125। मैं कहूंगा इसका घनमूल 64 आएगा, और 4 इसका आएगा, 5 का घनमूल 5, यानी आएगा 4/5। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही। उसकी बात देखिए, किसी संख्या का 1/2 उसकी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, तो वो संख्या बताइए। मान लेते वो संख्या x है, किसी संख्या का 1/2, यानी कि किसी संख्या का 1/2 ठीक है, उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, तो 15 अधिक है तो 15 यहाँ पर आपको यहाँ पर माइनस लगा देना। इसमें से आपको x का मान निकालना, 4 की गुणा x से करिए 4x और इसकी 2, यानी 2x, 4 दूना 8 बराबर 15 यहाँ पर आएगा। 4x में से 2x जाएगा तो यहाँ पर 2x यानी 15 गुणा 8 हो जाएगा 120 यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 2x 1x, x बराबर यानी कि यहाँ पर 60, 2 से अगर कटेगा 2x है सॉरी, तो ये 60 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक परिवार के 4 सदस्यों की आयु 10 वर्ष, 14 वर्ष, 34 वर्ष और 36 वर्ष। परिवार की औसत आयु आपसे पूछी जा रही, कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। एक की आयु 10 वर्ष है, एक की 14 है, एक की 34 वर्ष है और एक की 36 वर्ष। टोटल 4 लोग हैं। इसकी औसत आयु यहाँ पर आपसे कुल मिलाकर के पूछी जा रही है। तो इन सब का कुल योग करके आपको 4 से भाग देना है, तो आपको औसत आयु यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो अब अगर इनको कैलकुलेट करें तो यहाँ पर 6 4 10 हो जाएगा, और ये 14, 14 का 4 हासिल का 1, 3 3 6 और यहाँ पर 7 8 9, यानी कि 94/4। इसको कैलकुलेट करोगे तो 4 दूना 8 और ये 14 और 4 3 12
और ये आपका 4 तियां 12 और ये 2 जाएगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ जाएगा, 4 पंचे 20, यानी कि औसत आयु जो आएगी 23.5 आ जाएगी। 23.5 वर्ष आपका ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है वो बिल्कुल सही है। कह रहा एक टेम्पो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, यदि उसकी चाल 5% बढ़ गई तो उसकी चाल कितनी होगी। यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तो इसके 5% की चाल की जब बात करें, अगर इसको बढ़ाएं तो 105 हम कर दें, 105% कर दी। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 और ये आपका 4 छंग 24, यानी कि 26 पॉइंट करके इसका आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए राइट आंसर आपसे क्या कहा जा रहा है। मैं बहुत ध्यान से आपको बता रहा हूं, ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। कह रहा पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 है। एक पिता है और एक उनका पुत्र है और इनकी वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यानी कि अगर जो पिता हैं और पुत्र हैं, इनकी आयु का योग यानी कि 60 वर्ष है। इन दोनों की आयु को अगर हम जोड़ देते हैं तो 60 आ जाता है। यदि 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के 5 गुना थी, तो 6 वर्ष के बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो पुत्र की आयु अभी की निकाल लीजिए और आपको पता चल जाएगा उसमें जब 6 प्लस कर दोगे। अच्छा, यहां पर अगर मैं बात करूं, पिता की आयु मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं, पिता की आयु और पुत्र की आयु x मान लेते हैं, तो पिता की आयु यहां पर कितनी हो जाएगी, दोनों की आयु का योग 60 है, तो पिता का यानी 60 माइनस एक्स, ये बात क्लियर हो जाएगी। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अगर पुत्र की आयु हम x मान लेते तो पिता की आयु 60 माइनस एक्स करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहां पर कहा गया यदि 6 वर्ष पहले पिता की आयु, 6 वर्ष पहले पिता की आयु यानी अभी की पिता की आयु 60 माइनस एक्स है, और 6 वर्ष पहले कह रहा तो 6 वर्ष इसमें से घटा देते हैं, तो 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुना है, तो पुत्र की आयु यानी कि x है और x माइनस कितना करे, अगर इसमें से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 6 बचेगा, तो 5 गुना थी, तो 5 से इसको जब हम गुणा कर दिया तो इसको कैलकुलेट करिए, 60 में से 6 जाएगा 54, 54 माइनस एक्स हो गया बराबर 5x है, और माइनस ये 5 छक्का 30 यानी कि 30। अब एक काम करें, 5x इधर है, माइनस का x इधर है, इधर आएगा तो ये प्लस यानी कि 5x प्लस यानी कि 6x, और बराबर ये माइनस का 30 है, उधर जाएगा तो ये आपका 54 और 30 आपका 84 हो जाएगा। यानी x बराबर आपका 84/6, इसको कैलकुलेट करिए, 6 कम 6 और 6 चौका आपका 24, यानी x बराबर आपका 14 आया है। तो x हमने क्या माना था, x हमने पुत्र की आयु मानी थी, और तो 6 वर्ष की बाद पुत्र की आयु यानी कि यहाँ पर 20 वर्ष हो जाएगी, तो 20 आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो इस प्रकार राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए राइट आंसर आपका क्या हो सकता है फटाफट। करा एक वस्तु को 2850 में बेचने पर एक विक्रेता को 14% का लाभ होता है। यदि यह लाभ 8% हो तो वस्तु का मूल्य क्या होगा। देखिए 100 यानी एक तरीके से बात करें, 14% का लाभ यानी एक वो वस्तु 100 यानी 14% की बेची जाती तो 2850 की बेची जाती है। अब 108% यानी 8% का आपको लाभ बताना है, 108% की वैल्यू आपको बताना है, तो 2850 बटा 114 आ जाएगा, ये 1% की वैल्यू आ गई। 108% की वैल्यू निकालना है तो 108 से इसको गुणा करवाना है आपको। अब एक काम करिए, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 से कट करेंगे, 2 पंचे 10, 2 सते 14, 2 पंचे कितना आ गया, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं बात करना चाहूं यहाँ पर, अब मैं अगर बात करें तो यहाँ पर इसको आप एक बार कट करवाइए, 3 से कट करें, 3 एकम 3 और 3 9 27, और इसको अगर 3 से कट करें, 3 ये आपका 27, 3 5 15 और 0, 19 एकम 19, 19 पंचे 95, 50 की गुणा 54 से कर दीजिए, तो 54 यानी इसको पहले 5 से 0 लगाएं, यानी कि 25 और 27, एक यानी कि यहाँ पर 2700 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु का विक्रय मूल्य यहाँ पर 2700 हो जाएगा, और 2700 आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। कह रहा अंतिम सवाल आप लोग और ये देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर एक दुकानदार ने कोई स्कूल बैग 891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया।
1/10 लाभ कमाया कभी भी लिखा हो तो इसका मतलब पता क्या होता है, उसने अगर 10 रुपए की वो वस्तु ली है, यानी अगर उस वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपए है तो उसने उस वस्तु पर 1 रुपए का लाभ कमाया, खरीदी है 1/10 लाभ कमाया है, इसका मतलब 10 पर 1 का लाभ कमाया, यानी कि 10 रुपए में ली है 1 का लाभ कमाया। तो विक्रय मूल्य साथियों कितना, एक तरीके से विक्रय मूल्य 11 हो जाएगा। इनका योग ही तो होगा, लाभ प्लस क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 11 हो जाता है। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। यानी कि मैं कह सकता हूं यहाँ पर 891 है, 891 रुपए में बेची गई है, यानी कि 11x की वैल्यू वो 891 है। वो उस बैग का लागत मूल्य यानी कि आपसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा, तो एक काम करिए, यानी कि यहाँ पर x और इसको 10x मान सकते हैं, यानी 11x की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 891 हो जाएगी। 11 इधर, 11 88, 11 कम 11, यानी x बराबर 81। यानी लाभ अगर 81 हुआ है तो क्रय मूल्य क्या, लाभ 81 हुआ, एक सेकंड देख लेते हैं। लाभ अगर 81 है तो क्रय मूल्य आपका कितना होगा, 81 गुणा 10 हो जाएगा, यानी 810 वो आपका क्रय मूल्य, लागत मूल्य 810 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये क्लास साथियों आपको कैसी लगी एक बार कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। और उसके बाद उसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपका एनटीपीसी एग्जाम 2025 अंडर ग्रेजुएशन वाला बहुत जल्द है। तो उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप सारे के सारे सेशन यहाँ पर देखने की कोशिश करिए हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस के माध्यम से, जिसमें हम लोग यहाँ पर मॉडल पेपर आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। और एनटीपीसी में अभी जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर हुआ था उसमें देखा गया था जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको इस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर की शिफ्ट दी जाएगी विद सोल्यूशन, आपको प्रैक्टिस सेट में करवाते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता जाहिर सी बात है। तो इंपॉर्टेंट सारे सेशन आपको करवाए जाएंगे, बस आप अगर इसको अच्छे से देख लेते हैं तो मेरा मानना है पेपर आपका बहुत ही इजिली क्रैक होगा। तो सेशन को आप लोग टिल स्टार्टिंग टू एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपका पेपर है क्रैक हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन तय है। तो रोजाना बेस पर आपको वीडियो मिलने वाला है चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।